इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। आपको बता दें, रिपोर्टर्स लाइव में आज हमारे तमाम संवाददाता आपको ग्राउंड जीरो से कुछ खास और अहम रिपोर्ट्स दिखाएंगे। सबसे पहले बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां 12 जनपदों में खत्म हो चुके हैं पंचायत चुनाव। उसके बाद से अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है। आगामी 14 अगस्त को चुनाव के लिए मतदान और मतगणना होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय केंद्रा। चुनाव के बाद अभी कह सकते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 11 अगस्त को नामांकन होगा, सभी पदों के लिए नामांकन यहाँ पर होगा। 12 अगस्त को नाम वापसी का दिन यहाँ पर रखा गया है और 14 अगस्त को मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना का कार्य संपन्न होगा। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इस तरह पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष और प्रमुख को लेकर गठजोड़ के राजनीति यहाँ पर चल रही है, सियासी तोड़ मरोड़ यहाँ पर चल रहा है। सियासी दल और जो प्रत्याशी जीते हुए हैं उनको कैप्चर करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में सियासत काफ़ी गर्म यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन उन सब चीज़ों का समापन 14 अगस्त को यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त होगी तो उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किस दल का प्रत्याशी इस बार प्रमुख बनने वाला है, किस दल का प्रत्याशी जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने वाला है। और लगातार उन सब चीज़ों को लेकर जो सियासत की या जो चीज़ें थी सब स्पष्ट रूप से यहाँ पर हो जाएगा। घमासान और तेज होगा। 14 को पूरी तरीके से सब साफ हो जाएंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी है। वहीं प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की गतिविधियां लगातार जारी है। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। मौसम विभाग ने अपना ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बहरहाल पिछले 4 दिनों से लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। लिहाजा इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी उत्तरकाशी के धराली में बने हुए हैं। वहाँ पर पीड़ितों से मिल रहे हैं, वहाँ पर जो लोग संकट में हैं उनके साथ हैं, वहाँ पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काम करें। तो वहीं आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें। लगातार वहाँ के जो डीएम, एसएसपी और अन्य जिले जो प्रभावित हैं, जो आशंका है, संभावनाएं हैं कि इस तरह की घटना वहाँ पर घट सकती है, उनके साथ मुख्यमंत्री लगातार उनको निर्देश दे रहे हैं, लगातार उन लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। लिहाजा इसके राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो राजधानी देहरादून में भी डीएम और एसएसपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। लिहाजा इसके जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट राजधानी में एक बार फिर लागू किया गया है, जिस तरीके से देखते हुए, तो वही पूरा प्रशासन, पूरा प्रशासनिक अमला पूरी तैयारी के साथ अपने मैदान में तैनात हो गया है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस देहरादून। अवैध धनबाद का खूंखार अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू एनकाउंटर में ढेर हो गया। प्रयागराज में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में देखने को मिला। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। एसटीएफ को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ ने झारखंड के कुख्यात अपराधी 4 लाख के इनामी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मौके से एसटीएफ को AK-47 और 9mm की पिस्टल भी मिली है। आशीष रंजन अपने एक साथी के साथ प्रयागराज में बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। दरअसल यूपी एसटीएफ को सूचना मिली कि झारखंड का कुख्यात अपराधी आशीष रंजन अपने एक साथी के साथ प्रयागराज की तरफ जा रहा है। प्रयागराज में सूरजपुर के पास एसटीएफ और पुलिस ने आशीष रंजन की घेराबंदी किया। टोकने पर आशीष रंजन ने AK-47 से एसटीएफ टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में एसटीएफ ने भी गोली चलाई, जिससे आशीष रंजन गंभीर रूप से घायल हो गया। आशीष रंजन को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। एडीजी एलओ अमिताभ यस ने बताया कि आशीष रंजन पर बिहार और यूपी में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। झारखंड में ही जेल में आशीष रंजन ने एक गैंगस्टर की हत्या कर दी थी। एसटीएफ चीफ अमिताभ यस के मुताबिक आशीष रंजन की बिहार और यूपी में तूती बोलती थी, वह किसी की भी हत्या कर देता था। फिलहाल पुलिस ने आशीष रंजन के पास से AK-47 9mm की
पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। इससे कहीं न कहीं कुख्यात अपराधियों, माफियाओं और बदमाशों की कमर भी टूट रही है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और वही बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ग फॉर गरीब भी हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए ग फॉर गरीब है और साथ में बीजेपी के लिए ग फॉर गधा होता है। इस खबर पर क्या कुछ विवाद देखने को मिला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। अखिलेश यादव ने केंद्र की बीजेपी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ के पीडीए पाठशाला को लेकर ग फॉर गधा वाले बयान का पलटवार किया है और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने विदेश नीति को पूरी तरह से विफल करार दिया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव 27 के रण के पहले योगी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ग फॉर गरीब भी हो सकता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में ग फॉर गधा बताया था और कहा था कि पीडीए पाठशाला बच्चों के शिक्षा चौपट करने वाली पढ़ाई कर रही है। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पलटवार किया और कहा कि ग फॉर गधा नहीं बल्कि ग फॉर गरीब हो सकता है। गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें, इसके लिए उनकी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसा और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर चाइना जाएं तो सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने साथ जरूर ले जाएं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि शायद वहां भी नाम बदलने की जरूरत पड़ सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी में जिलों और स्थानों के नाम बदलने को लेकर तंज कसा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा हमला बोला। कहा कि विदेश नीति पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इस वजह से देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर है। आज युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बहरहाल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बेहद आक्रामक अंदाज में केंद्र और यूपी सरकार को घेरा है। इससे सियासी पारा भी हाई हो चला है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और वही मथुरा में सोरो से जल लेकर भरतपुर जा रहे व्यक्तियों को ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता फारूक। तड़के 3 बजे मथुरा बरेली मार्ग पर एक जबरदस्त हादसा हुआ है। उस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक ट्रक का टायर फटने से ट्रैक्टर ट्रॉली में सोरों से जल लेकर आ रहे 4 श्रद्धालुओं का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार देता है, जिसमें बयाना भरतपुर के रहने वाले 3 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो जाती है और एक व्यक्ति इसमें घायल है जिसका उपचार चल रहा है। हादसा इतना जबरदस्त था कि आसपास के लोग भी आ गए और फायर टीम को आना पड़ा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर आग को बुझाया है। आग इतनी जबरदस्त फैल गई थी कि उस ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर जो है पंचर हो गया था। इसको लेकर टायर फटने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। और वही मथुरा में विश्व प्रसिद्ध श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस बार जिला प्रशासन ने अलग ही तैयारियां की हैं। प्रशासन ने संतों, धर्माचार्य और समाज के विशिष्ट लोगों को विशेष आमंत्रित भेजने की योजना बनाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता फारूक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। हालांकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है वो 16 तारीख को मनाया जाएगा। अजन्मे का जन्म
को लेकर जो है तमाम लाखों श्रद्धालु इसमें उस समय के साक्षी बनना चाहते हैं जब आज जन्मे का जन्म होता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान को पूरी तरीके से सजाया जाता है। मथुरा को सजाने की तैयारी की जा रही है। मथुरा की प्रत्येक सड़क को मथुरा वृंदावन की सजाने की तैयारी की जा रही है। श्री कृष्ण जन्म स्थान ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज और श्री बांके बिहारी जी महाराज, इन सभी मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार कमर कसे हुए हैं। तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। सबकी अलग अलग ड्यूटी लगाई जा रही है। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे मथुरा वृंदावन ऐसे विभाग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह बैठक करके तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। मथुरा में लाखों श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि के अवसर पर आते हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि का पर्व मनाया जाए, इसको लेकर डीएम ने सभी को निर्देशित किया है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। और वही पीडीए पाठशाला को लेकर बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग देखने को मिला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी और सपा का चाल चरित्र और चेहरा कमोबेश एक जैसा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य आज संगम नगरी प्रयागराज आए। दरअसल वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए थे और इस बीच में उन्होंने कई हमलावर बयान दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही। वहीं पीडीए पर भी उन्होंने सवाल उठाया। तो कह सकते हैं कि आज उनके निशाने पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी भी रही और उनकी नीतियों पर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। देश में जिस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही, चाहे वो प्राची के बयान हो या इस तरह के धर्मगुरुओं के बयान पर, उस पर भी वो काफ़ी हमलावर नज़र आए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धर्म के नाम पर एक तरह से लोगों को भड़काने का काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उनकी पार्टी 2027 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर रही है। साथ ही साथ उन पर हुए हमले को लेकर के भी उनकी तरफ से कहा गया कि पूरी तरीके से ये सरकार के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पोषित हमला था। उनकी तरफ से ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि ये सरकार पूरी तरीके से गुंडों को परासर दे रही है और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के हौसले बढ़ा रही है। उनकी नीतियों पर भी ये हमला किया और ख़ास तौर से जो जंगल राज की संज्ञा दी है, इस सरकार में कानून व्यवस्था का कोई राज नहीं है, इस तरह की बातें कही है। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से हमलावर है, उनका इस तरह का बयान अब लगातार चर्चा में है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से उन पर हमला हुआ है, आने वाले दिनों में इस पर राजनीति होगी। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि जिस तरह से हमलावर लगातार बयान बदल रहे हैं, कभी वो बजरंग दल का कार्यकर्ता बता रहा अपने आप को, कभी किसी दल का, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े लोगों का हाथ है जो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शोएब इंडिया इस पर खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के से फायरिंग करने वाले 2 सगे भाइयों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने शराब के नशे में फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने गांव गंदू नगला से 2 सगे भाइयों सत्यम व शिवम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है दोनों भाइयों ने शराब के नशे में अवैध हथियारों से फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध असले बरामद किए हैं। बताया जा रहा है इनके कब्जे से एक तमंचा, एक अवैध पौनिया और कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है शराब के नशे में दोनों भाइयों ने इन्हीं हथियारों से सरेआम फायरिंग की थी, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। वहीं दोनों भाइयों में से एक भाई आर्मी में तैनात बताया जा रहा है, जिसकी पोस्टिंग कश्मीर में है। बताया जा रहा है सत्यम और शिवम दोनों सगे भाई हैं, जिनमें शिवम आर्मी का जवान है और वो छुट्टी पर गांव आया हुआ था। शिवम करीब 8 साल पहले आर्मी में सेलेक्ट हुआ था और अब छुट्टी मनाने के लिए गाँव आया था और नशे की हालत में शिवम ने अपने छोटे भाई के साथ अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। अवैध हथियारों से की गई इस फायरिंग के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया था।
लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर अवैध असले बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। और वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में बीती रात पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के ऊपर फायर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। चला लंगड़ा अभियान वही देखने को आपको मैं बता दूं, हमीरपुर में भी वही है मामला आज सामने आया है कि बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ होती है। और पूरा मामला है राट कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर एक आरोपी है जो 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करता है। इसके बाद करीब 12 घंटे होते हैं, पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि आरोपी काशीराम कॉलोनी से रोड की तरफ आ रहा है, तो इसके बाद पुलिस तुरंत जाती है गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार जब करती है तो आरोपी फरार होने लगता है। तो उसी दौरान आरोपी है जो पुलिस के ऊपर फायरिंग भी करता है, तो पुलिस जवाबी फायरिंग करती है और उसके दाहिने पैर पर गोली भी लगती है। जब गोली लगती है आरोपी वहीं मौके पर गिर जाता है और पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के दौरान जो आरोपी है उसको राट में अस्पताल पर भर्ती कराती है। इसके बाद उसका इलाज के बाद उसको जेल भेजती है। ये पूरा मामला राट कोतवाली क्षेत्र का है। और मैं आपको बता दूं, ये 8 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी की थी उसको लेकर ये अभियान चलाया गया था और 12 घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। और वहीं मेरठ में भूमाफियाओं की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यू ड्रीम सिटी कॉलोनी एक्सटेंशन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख। मेरठ में आनंदा डेयरी की बड़े स्तर पर जमीन कब्जाने का आरोप नीरज मित्तल पर लगा है। कहा जा सकता है कि 150 करोड़ रुपए की जमीन नीरज मित्तल ने आनंदा डेयरी वालों की कब्जा ली है। ड्रीम सिटी नाम की कॉलोनी के अंदर आनंदा डेयरी वालों के बड़े स्तर पर वहां जमीन थी और जो नीरज मित्तल ने उसका गेट तोड़कर जमीन कब्जा ली और 27 प्लॉट बेच भी दिए हैं, जिसको एमडीए की तरफ से नोटिस भी जारी हो चुका है। हालांकि इसमें अभी बड़े स्तर पर प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब आनंदा डेयरी के लोग जगह जगह पहुंचकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई है। उसमें कहा गया है कि हमारी जमीन नीरज मित्तल ने कब्जा रखी है और जो है लगातार हम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख रफी। और वही संभल नया जिला मुख्यालय 80 एकड़ में बनेगा और 4 लेन सड़क से बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी, जिससे संभल का गौरव और भी बढ़ जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश। मुखिया आज जनपद संभल में आए। विकास के पथ पर जनपद संभल को एक बड़ी सौगात दी गई है, जिसपे हम बताते चलें कि यहाँ पर इस सौगात की बात करें तो 155 करोड़ रुपए की धनराशि के अंतर्गत जिला अधिकारी कार्यालय मुख्यालय की दी गई है। यहाँ पर जो नया जिसमें 2011 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है मायावती ने यहाँ पर जो है जिला घोषित किया गया था, जिसको नाम भीमनगर रखा गया था। उसके बाद में जो है सरकार आई थी, सरकार में जो है इसका नाम संभल रख दिया गया था। अब जो है इसका नाम संभल के यहाँ जहाँ मुख्यालय अस्थायी था, अब जो है स्थायी कर दिया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए तो सूबे के मुखिया ने एक बड़ी सौगात दी गई है और यहाँ जो है करीब में जांच किया गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा किस तरीके से यहाँ पर बिजली पाठक हैं, यहाँ पर श्रीमती गुलाबी दी गई है और यहाँ की बहुत ज़्यादा सौगात दी गई है। और बात की जाए सौगात के दौरान में यहाँ पर जो है गुलाबी देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने जिला का नाम बदलने की घोषणा की बात की गई है कि यहाँ पर जो बात की जाए कि हरिहर मंदिर और विष्णु का अवतार वहाँ यहाँ पर होगा, तो जिसको लेकर के बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है जिला की मुख्यालय जो स्थायी हो चुका है, अब जिला की बात की जा रही है कि जिला का नाम भी बदला जाएगा। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। वहीं सिद्धार्थनगर की मोहाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 24 घंटे के अंदर 75 वर्षीय वृद्ध की हत्या का खुलासा किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। एक बुजुर्ग के ईंट भट्ठे पर लाश मिली थी, जिसको लेकर पुलिस तत्परता दिखाई। एसओजी टीम और मोहाना पुलिस ने जो उसमें शामिल थे हत्या में 2 लोगों को पुलिस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसमें पता चला, जब पूछताछ से पता चला कि उसके ही बेटे और बहू ने उसकी हत्या की थी। मामला ये था कि ज़मीन को बेच के दारू पी ले रहा था, जिसके कारण बेटा और उसकी बहू ने उसे मारकर ईंट के भट्ठे के पास दफन कर दिया था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तत्परता दिखाते हुए उसे जो है दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया। मामला ये था कि ज़मीन को बेचकर वो दारू पी ले रहा था। उन्हें लगा कि सारी
जो दौलत है वो बेचकर ये सब खत्म कर देगा, जिसको लेकर बहू और बेटे ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसे ईंट भट्ठे में दफना दिया। पुलिस ने खोज निकाली, दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय भेज दिया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। और वही बहराइच जनपद में हो रही वर्षा के फलस्वरूप नदियों के जलस्तर लगातार बढ़े हुए हैं। मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों के साथ जनपद के प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता महेश गुप्ता। जनपद में आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही बहराइच में भ्रमण के लिए आए। आपको बता दें कि सूर्य प्रताप शाही बहराइच जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं। बहराइच जनपद में बाढ़ के मद्देनज़र बाढ़ चौकियों का निरीक्षण करने के लिए, साथ ही बाढ़ के दौरान होने वाली विभीषिका से बचाव के लिए आज जो है यहाँ पर सूर्य प्रताप शाही जो प्रभारी मंत्री हैं बहराइच के, उन्होंने उनका जो है दौरा आज बहराइच के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हुआ है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते जो बहराइच का महासी क्षेत्र है, महासी क्षेत्र के दर्जनों गांव जो है वो पानी के चपेट में, बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए थे। आपको बता दें कि बाढ़ के चपेट में आने के बाद जो है प्रशासन हरकत में आया और आज प्रभारी मंत्री वहां पर पहुंचे। और वही औरैया के ग्राम जैतापुर में देर रात कच्चा मकान गिरने से एक वृद्ध महिला और 2 बच्चियों की मकान के बलवे में दबकर मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा रात को 10 बजे देखने को मिला। इस हादसे पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपांशु सावन। औरैया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जैतापुर गांव में बुधवार देर रात्रि एक दुखद घटना हो गई है, जिसमें छत गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई है। जैसे ही छत गिरने की आवाज़ ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से शारदा और घाघरा नदी उफान पर है। ग्रामीणों को बाढ़ का डर सताने लगा है। आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर। हो रही लगातार बारिश का असर अब तटवर्ती इलाकों में भी देखने को मिलने लग गया है। शारदा और घाघरा नदियां अब उफान पर हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों में काफ़ी भय का माहौल व्याप्त हो रहा है, जिसको लेकर के तहसील प्रशासन अब गांव-गांव पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सचेत करने में लगा हुआ है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला जनपद सीतापुर के तहसील से लहरपुर से एडीएम आकांक्षा गौतम ने गांव-गांव जाकर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुनादी कराने का काम किया है और ग्रामीणों को सचेत रहने की भी जानकारियां दी हैं। बताया जा रहा है कि बनबरसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी रिलीज किए जाने के बाद शारदा और घाघरा की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी हालात पैदा हो गए हैं, जिसको लेकर के तहसील प्रशासन सचेत है और गांव-गांव जाकर के मुनादी करा रहा है और ग्रामीणों को सचेत रहने की हिदायतें दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि घाघरा और शारदा नदी में आई बाढ़ कितना कहर बरपाती है और ग्रामीणों को कितना प्रभावित करती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस पर पैनी नज़र बनाई जा रही है और गांव-गांव में दौरे करके स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर नाग। और रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।